नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी आरएसएस के रिश्तों में पड़ती दरार की, एनडीए सरकार के गठन के बाद सहयोगी दलों में बढ़ते आपसी टकराव की, देखेंगे कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा को, चुनाव के बाद मजबूत होती कांग्रेस को, जानेंगे हरियाणा सरकार को कांग्रेस की चेतावनी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोहन मांझी होंगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री, केवी सिंहदेव बनेंगे डिप्टी सीएम। उड़ीसा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। बुधवार को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। एनडीए विधायक दल ने चुना नेता, 5 साल बाद फिर संभालेंगे प्रदेश की कमान। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे सभा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले लक्ष्य 2037 विधानसभा चुनाव, नेता प्रतिपक्ष पर फैसला जल्द। जस्टिस नरसिंहा रेड्डी आयोग ने केसीआर से बिजली खरीद समझौतों पर मांगा स्पष्टीकरण, जारी किया नोटिस। शेयर बाजार में सपाट रहा कारोबार, 33 अंकों की गिरावट के साथ 76,456 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 5 अंकों की तेजी के साथ 23,264 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी को खरी खोटी सुना दी है। पीएम के चुनावी भाषणों से लेकर बीजेपी नेताओं के भाषण तक संघ ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से संघ की बीजेपी से नाराजगी के चर्चे तेज हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी और आरएसएस में बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले बीजेपी नेताओं के बयानों के चर्चे थे, लेकिन अब आरएसएस भी खुलेआम बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने चुनाव के दौरान पीएम मोदी के विवादित भाषणों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। भागवत ने कहा कि चुनाव के दौरान मर्यादा का पालन नहीं किया गया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। संघ के सर संघ चालक ने कहा कि जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवा कहा जा सकता है, वो मर्यादा से चलती है। जिस तरह की बातें कही गई, किसी को इस बात की परवाह नहीं था कि जो कुछ किया जा रहा है उसके कारण सामाजिक विभाजन पैदा हो रहा है और बिना किसी कारण के संघ को इसमें घसीटा गया, झूठ फैलाया गया। जिन मुद्दों पर विपक्ष आवाज उठा रहा था, उन्हीं तमाम मुद्दों पर आरएसएस प्रमुख ने पीएम मोदी की आलोचना की है। तो वहीं ऑर्गेनाइजर पत्रिका में आरएसएस के नेता रतन शारदा ने जेपी नड्डा के बयान पर उनसे सफाई मांग ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब उनकी पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। इस पर शारदा ने लिखा कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता आरएसएस तक नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने क्यों सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं है। शारदा ने बीजेपी नेताओं के बयानों पर हमला करते हुए कहा कि यह मानना कि केवल भाजपा नेता ही वास्तविक राजनीति समझते हैं और आरएसएस के भाई बंधु गांव के गवार है, ये झूठा अहंकार तंज कसने के ही लायक है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके को लेकर कहा कि ये बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को वास्तविकता की झलक थी। संघ के बयानों ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। तो वहीं एनडीए में शामिल घटक दलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बड़ी मुश्किल से बीजेपी ने सहयोगी दलों के सहारे एनडीए सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार कब तक टिक पाएगी, इस पर संशय पैदा हो गया है। एनडीए के सहयोगी दलों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है, जिसके बाद ये गठबंधन टूटने की कगार पर दिख रहा है। तो क्यों एनडीए में पड़ी दरार, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल गठन के साथ ही एनडीए में टकराव खुलकर शुरू हो गया है। एनडीए का छोटे से लेकर बड़ा हर सहयोगी नाराज है। महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी पहले से ही नाराज चल रही है। एनसीपी को राज्य मंत्री का पद मिल रहा था, जिसे लेने से अजित पवार ने मना कर दिया, तो शिवसेना ने राज्य मंत्री पद तो ले लिया, लेकिन अब पार्टी के नेता इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना को लोकसभा में 7 सीटें मिली है। दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी की आजसू ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी को सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि आजसू के अंदर एनडीए में रहने को लेकर विचार चल रहा है। झारखंड में जब भी बीजेपी गठबंधन से आजसू अलग हुई, बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। ऐसे में 4 महीने बाद होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच टीडीपी और जेडीयू के अंदर भी नाराजगी के सुर फूटते दिख रहे हैं। दोनों ही दलों को मंत्रिमंडल में कम महत्व के मंत्रालय दिए जाने को लेकर नाराजगी है। तो वहीं जेडीएस नेता कुमार स्वामी भी कृषि मंत्रालय नहीं दिए जाने पर नाराज बताए जा रहे हैं। यानी सरकार बनने के बाद बीजेपी का हर सहयोगी उससे नाराज दिखाई दे रहा है। एनडीए की बगावत पर इस समय इंडिया गठबंधन पूरी नजर बनाए हुए है। एक तरफ बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है, सहयोगी नाराज है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज रायबरेली और अमेठी पहुंचे, साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस बार कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। तो क्या कहा
राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। पार्टी की सीटों की संख्या दुगनी हो गई। जनता ने इस बार भाजपा को आईना दिखा दिया है। यूपी की जनता ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है। इसे लेकर कांग्रेस ने आज धन्यवाद यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली की जनता से भावनात्मक रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश की है। इस दौरान रायबरेली में राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के बाद से देश के पीएम नफरत की राजनीति करते हैं और उसका फायदा 2 से 3 अरबपतियों को पहुंचाते हैं। हमारी जिम्मेदारी की हमारे जो भी नेता है वो अहंकार का शिकार नहीं होंगे। मोदी कहते थे कि भगवान मुझे काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनके कौन से भगवान हैं जो सिर्फ अरबपतियों के काम करते हैं। नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वाराणसी में अगर इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती तो देश के प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब सदन में हमारी सेना बैठी है, हम विपक्ष में बैठकर ही इस योजना को रद्द कराने की कोशिश करेंगे। राहुल ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और ये वादा किया कि रायबरेली में जो भी काम होगा वो अमेठी में भी होगा। बता दें कि प्रियंका गांधी और अमेठी से सांसद केएल शर्मा भी कार्यक्रम का हिस्सा कहे जा रहे हैं। 12 जून को राहुल गांधी वायनाड भी जा सकते हैं। गांधी परिवार की इस यात्रा में जहां भारी संख्या में लोग जुटे जनता का समर्थन नजर आए तो यूपी में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। वैसे बदलाव देश में भी दिख रहा है। कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है, उसका समर्थन बढ़ता जा रहा है। अब एक और सांसद ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भले ही लोकसभा चुनाव में इंडिया के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं था, जिसका फायदा एनडीए को मिला और एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन ये सरकार कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इस बीच इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। कांग्रेस को लगातार निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिल रहा है। बता दें कि अब लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की गई और इस तस्वीर से साफ है कि कांग्रेस को एक और दल का समर्थन मिल चुका है। बता दें कि इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव ने सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। तो वहीं ठीक इसी तरह महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, जिसके चलते अब कांग्रेस के पास 102 सीटें होंगी। हालांकि ये सरकार बनाने के लिए काफी नहीं, लेकिन एनडीए में मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद एनडीए के दलों में फूट की खबरें सामने आई है। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि एनडीए की सरकार कब तक टिक पाएगी। कांग्रेस को लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक 3 निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस से लगातार सहयोगी जुड़ रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी से उसके सहयोगी दूर हो रहे हैं, जिससे राज्य की नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और अब कांग्रेस ने सैनी सरकार को चेतावनी दी है कि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सैनी सरकार इस्तीफा दे देगी। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। राज्य की नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। सीएम सैनी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे लेकर सख्त चेतावनी दी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर अल्पमत सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल को उसे बर्खास्त कर देना चाहिए और नए चुनाव कराए जाने चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि हम कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है क्योंकि उसके पास तो संख्या बल नहीं है। पिछले 3 महीने निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार ने न केवल विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया बल्कि जनता का विश्वास भी खो दिया है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने पहले भी राज्यपाल को लिखा था और फिर राज्यपाल को लिखेंगे। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों से इस्तीफा दिलवा देगी। एक तरह से बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं। इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव में ये हाफ हो गए, विधानसभा चुनाव में इन्हें साफ कर देंगे। बता दें कि हरियाणा में 90 संसदीय विधानसभा में इस समय विधायकों की संख्या 88 है, जिसमें भाजपा के 41 सदस्य हैं। कांग्रेस की सीधी मांग है या तो सैनी सरकार इस्तीफा दे या फिर राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर दे। बीजेपी को सरकार में रहने का हक नहीं रह गया। सैनी सरकार सवालों में है, तो वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मोदी सरकार भी सवालों से घिर गई है। जीतन राम मांझी को मंत्री बनाए जाने पर विवाद चल रहा था कि इस सूची में नवनियुक्त स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी का नाम भी शामिल हो गया है। तो क्यों विवादों से घिरे कुमारस्वामी, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की नई कैबिनेट विवाद में फंस गई है और इसके लिए एक नहीं बल्कि कई कारण है। हाल ही में कैबिनेट में जीतन राम मांझी को शामिल करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, तो वहीं इसमें एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है नवनियुक्त स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी का। दरअसल एचडी कुमारस्वामी पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पुत्र है, लेकिन इनका एक और बच्चे भी है और वो प्रज्वला रवन्ना के चाचा और एचडी रवन्ना के भाई भी है, वही है जो महिला शोषण के गंभीर आरोप में फिलहाल 24 जून तक जेल में बंद है।
ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिसने हासन सीट से चुनाव लड़ा तो खुद पीएम मोदी ने उनका प्रचार कर जनता से वोट देने की अपील की थी। प्रज्वल पर एक या दो नहीं बल्कि हजारों महिलाओं के शोषण के आरोप लगे। विपक्ष द्वारा लगातार प्रज्वल पर उचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई ठंडी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं और इसलिए कुमारस्वामी अपने कद का फायदा लेते हुए अपने भतीजे को कार्रवाई से बचा सकते हैं। कुमारस्वामी को मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी के निर्णय पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर महिला शोषण के आरोपी की रिश्तेदार को मंत्री बनाए जाने के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है? क्या बीजेपी महिला विरोधी है या फिर प्रज्वल को जांच से बचाने के लिए उन्हें ये निर्णय लिया है? कारण दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कुमारस्वामी के मंत्री बनाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना का कार्रवाई निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी या फिर ये मामला राजनीतिक दबाव में ठंडा पड़ जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के शोषण के आरोपों को लेकर कुमारस्वामी का मंत्री पद विवादों में आ गया तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता के ट्वीट ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो विपक्ष तो पहले से ही हमलावर है, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के बीच सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगा दिए। तो किन आरोपों से घिरे पीएम मोदी, देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे का काल की शुरुआत मुश्किलों के साथ हो रहा है। नई सरकार के गठन के बाद से सरकार आए दिन किसी न किसी विवाद से घिरती नजर आ रही है। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर था कि अब पार्टी के नेताओं ने भी पीएम मोदी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के खिलाफ तीखा हमला किया है। स्वामी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपनी प्रतिभावान और अनुभवी सांसदों को दरकिनार करने का काम किया और ये काम नरेंद्र मोदी ने ही किया है, क्योंकि इस बार वोटरों ने इन्हें नकार कर बहुमत से दूर कर दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बड़े ही कम अंतर से अपनी सीट बचा पाए थे, जिसको लेकर स्वामी ने ये ट्वीट किया। सवाल तो ये उठता है कि 2014 से 19 की तुलना में इस बार मोदी का वाराणसी में प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा था। उनके नेतृत्व बीजेपी की सीट पहली बार इस चुनाव में इतना कम हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई बात कही हो। इससे पहले भी कई मौके पर स्वामी को बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हुए देखा गया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।